गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज चलेगा 14 चैप्टर का गोदी वारंट। गोदी वारंट क्या होता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था गोदी चालान, ठीक है, और दर्शनेविल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे गोदी वारंट या डाक वारंट, ठीक है। तो डाक वारंट क्या होता है, जब जो हमारा माल उतारा जाता है तो उसे गोदामों में रखा जाता है, ठीक है। जब बंदरगाह से माल उतार लिया जाता है तो बंदरगाहों पर गोदाम होते हैं, ठीक है, प्रतिबंधित गोदाम होते हैं जिनमें माल को रखा जाता है। इन गोदामों को मालगार पर रखने पर गोदाम अधिकारी माल प्राप्ति की एक रसीद देता है, ठीक है। इन गोदामों में जो माल रखा जाता है, ठीक है, माल रखने पर गोदाम अधिकारी माल प्राप्त करने की एक रसीद देता है, तो जिसे हम गोदी वारंट या डाक वारंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? दोबारा बता रही हूँ। जब माल को प्रतिबंधित गोदाम में रखा जाता है तो इन गोदामों में माल रखने पर गोदाम अधिकारी माल प्राप्त करने की एक रसीद, जो हमारा एजेंट होता है, ठीक है, आयात एजेंट, उसे एक रसीद देता है जिसे हम गोदी वारंट या डाक वारंट कहते हैं। इस गोदी वारंट पर आपके टिकट लगाया जाता है और जो हमारा गोदी वारंट होता है इसका हस्तांतरण या बेचान भी किया जा सकता है, ठीक है। माल लेते समय गोदाम का किराया चुकाना होता है। अगर आपने गोदाम से माल निकाल लिया तो उसका तुरंत आपको किराया चुकाना होता है। जितने दिन तक आपने उसमें गोदाम में अपना माल रखा है तो उसके लिए आपको किराया चुकाना होता है। यदि माल सपुर्दगी के हिस्सों में मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको उसका जो खर्चा हुआ है वो किराया देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अलग से आपको गोदी वारंट बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा करके ही। मतलब कि अगर आप टुकड़ों में अपने माल को ले रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके ले रहे हैं गोदाम से, तो आपको विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग गोदी वारंट लिए जा सकते हैं। जो हमारा अधिकारी होता है गोदाम अधिकारी से अलग अलग गोदी वारंट लिए जा सकते हैं। तो ये था आपका गोदी वारंट या डाक वारंट। अब है आपका रेलवे रसीद या मोटर रसीद, ठीक है। रेलवे रसीद क्या होती है, जब बंदरगाह से माल आयातकर्ता के गोदाम तक लाया जाता है, ठीक है। बंदरगाह से कहाँ पर लाया जा रहा है, आयातकर्ता के गोदाम तक, ठीक है। जिसने माल को मंगाया है उसके गोदाम पे पहुंचाया जा रहा है। वो किसी के द्वारा तो भेजा जाएगा, या तो रेलवे के द्वारा या ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ट्रक वगैरह के द्वारा। तो इसके लिए रेलवे या ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रसीद दे देती हैं, ठीक है, जिसे दिखाकर माल की सपुर्दगी आयातकर्ता द्वारा ले ली जाती है, ठीक है। माल के साथ में जो हमारी रेलवे या ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो एक रसीद दे देती हैं, ठीक है। आपका माल इस वाहन के द्वारा आ रहा है, जिसे गंतव्य स्थान पर दिखाकर उतार लिया जाता है। तो ये थी आपकी रेलवे रसीद या मोटर रसीद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निर्यात व्यापार संबंधी प्रलेख। अभी तक हम पढ़ रहे थे आयात व्यापार संबंधी प्रलेख, अब हम पढ़ेंगे निर्यात संबंधी प्रलेख। मतलब कि निर्यात करेंगे हम माल का तो हमें किस किस चीज़ की, किन किन प्रलेखों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले है बंधक पत्र। बंधक पत्र क्या होता है, देखो, निर्यातकर्ता द्वारा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने की दिशा में, जब हमारा निर्यात करता है, ठीक है, माल को भेज रहा है किसी दूसरे देश को, जैसे इंडिया से अमेरिका के लिए माल को भेजा जा रहा है, तो उसे पैसे की ज़रूरत है निर्यातकर्ता को, ठीक है। तो वो क्या करता है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने की दिशा में बैंक के पास प्रलेखी बिल जमा कर देता है, ठीक है। माल का प्रलेखी बिल जमा कर देता है, जमा करके अग्रिम राशि प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मतलब कि पहले ही वो पेमेंट प्राप्त कर सकता है बैंक से, वो किसने दिखाकर, प्रलेखी बिल को जमा करके, ठीक है, कि इस माल का इतना मूल्य है, ठीक है, इतना खर्चा हुआ। तो बैंक क्या करती है, बैंक उसे अपने अधिकार में ले लेती है माल को और उसे पैसे दे देती है। अब वो जिम्मेदारी किसकी रही, बैंक की, ठीक है। बैंक ने माल खरीद लिया, तो अगर आयातकर्ता उस माल को लौटा देता है, देखो, यदि आयातकर्ता इस विपत्र का अनादर कर देगा तो निर्यात किए गए माल पर बैंक का अधिकार होगा, ठीक है। और
वह उसे बेचकर अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसे बेचकर वो अपनी धनराशि भी प्राप्त कर सकता है। समझ में आया? जब निर्यातकर्ता को शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, बैंक के पास में प्रलेखी बिल जमा कर देता है, जिससे कि उसे अग्रिम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में बैंक को एक बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा बैंक होता है उस पर हस्ताक्षर करके उसे आयातकर्ता को दे दिए जाते निर्यातकर्ता को दे दिए जाते हैं, जिससे प्रतिष्ठा की दिशा में यह माल अधिकार प्राप्त कर सके। ठीक है, अगर आयातकर्ता लौटा दे तो बैंक उसको अपने अधिकार में कर सके। ठीक है, तो ये था आपका बंधक पत्र, ये इसका नमूना दिया हुआ है। ठीक है, देखो, टू द एजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, लंदन, डियर सर वी इंक्लूज। ठीक है, आपके पास बुक तो हो, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो, जहाजी किराए का अनुबंध। जहाजी किराए का अनुबंध क्या होता है? देखो, विदेशों को सामान्यतः समुद्री या जलमार्ग से माल को भेजा जाता है। ठीक है, जो हमारा माल भेजा जाता है किसको कैसे भेजा जाता है? समुद्र या जलमार्ग के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, इसके लिए जहाजी कंपनी से अनुबंध किया जाता है कि आयातकर्ता के इंटेंट में किसी विशेष कंपनी का नाम लिखा हो। ठीक है, अगर हमारा जो आयातकर्ता है उसमें कंपनी का नाम लिखा है, जो उसने इंटेंट किया है। ठीक है, आयात एजेंट को जो उसने इंटेंट भेजा है उस पर किसी विशेष कंपनी का नाम लिखा है कि हमें तो माल इसी कंपनी के जहाज़ से मंगवाना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी से अन्यथा अगर उस कंपनी का नहीं मिला, अन्यथा किसी और कंपनी से के साथ में अनुबंध किया जाता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत जहाजी कंपनी तथा निर्यात एजेंट के मध्य एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए कुछ शर्तों को तय की जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध किराए का अनुबंध कहलाता है। ठीक है, जो हमारी कंपनी होती है वो निर्यात एजेंट और किसके बीच में अनुबंध किया जाता है? हमारा जहाजी कंपनी के द्वारा। ठीक है, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर माल भेजने के लिए। ठीक है, जिसमें कुछ शर्तें की जाती हैं। ठीक है, इन शर्तों को हम किराए का अनुबंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे नबाटक पत्र और जहाजी बिल। ठीक है, देखो बच्चों, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके जो बिजनेस का एग्ज़ाम होगा वो आपका 7 चैप्टर तक होगा। ठीक है, 7 चैप्टर तक आप अपने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सारे तैयार कर लो, तो मैं आपको 7 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर दूंगी। ठीक है, पेपर जो आएगा आपका ऑब्जेक्ट टाइप आएगा, सबको पता है, तो आप 7 चैप्टर तक अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो। ठीक है, मैं उसका पेपर बनाती हूँ। आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 7 चैप्टर तक अपने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लर्न कर लो। ठीक है, ओके बच्चों।